हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन का जो मीनिंग है, मेथड है और फीचर्स है, उसका हम लोग क्यों डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो हम लोग जाने थे। आज हम लोग वो डेप्रिसिएशन में दो मेथड, जो स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जो डिफरेंसेस है वो आज हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग डिफरेंसेस जानते हैं दोनों का, स्ट्रेट लाइन मेथड का और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, दैट मींस रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये दोनों का डिफरेंसेस भी हम लोग का थ्योरेटिकल पोर्शन में आता है। ये दोनों का मतलब हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, दोनों का कंपैरिजन हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग को आगे या स्ट्रेट लाइन मेथड से सम्स अगर दे या फिर रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से अगर सम दे बनाने के लिए, तो हम लोग को प्रॉब्लम ना हो समझने में कि दोनों के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए जानते हैं उसका। सबसे पहले इसका हम लोग अगर इसका कंपैरिजन करें तो इसका मीनिंग के बेसिस पर कंपैरिजन करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में मीनिंग क्या कहता है? द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इन विच कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज spread uniformly over the life years by return of a fixed amount every year। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से क्या होता है ना, इसमें जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है ना, हर साल वो सेम अमाउंट से राइट ऑफ होते चले जाता है, कम सेम अमाउंट से वो हर साल डेप्रिशिएट होता है, हर साल वो सेम अमाउंट से कम होता चला जाता है। जबकि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में क्या होता है, ऐसा नहीं है। ये जो डब्ल्यूडीवी मेथड है उसमें क्या होता है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इन विच fixed rate of depreciation is charged on the book value of assets over its useful life। बुक वैल्यू, जो एसेट्स का बुक वैल्यू होता है, एसेट्स का बुक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आप जिस प्राइस में खरीदे हो, सपोज 1 लाख में खरीदे हो, उसका कॉस्ट प्राइस 1 लाख है, और अगर मान लीजिए कि उस पर अगर हम लोग 10% चार्ज किया डेप्रिसिएशन, तो अगर 10% चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। दैट मीन्स कि वो नेक्स्ट ईयर में वो कितना हो जाएगा वैल्यू? 1 लाख में से 10,000 गया, मतलब 90,000। वो 90,000 नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा? बुक वैल्यू कहलाता है। तो हम लोग हमेशा जब भी रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड जब भी हम लोग चार्ज करते हैं, तो हमेशा बुक वैल्यू के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इन केस ऑफ रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। ठीक है बच्चों, याद रहे, बुक वैल्यू के ऊपर चार्ज करते हैं। जबकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा क्या करते हैं? कॉस्ट के ऊपर चार्ज करते हैं। ठीक है, और ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। वही बात इसमें भी पॉइंट में मेंशन कर रहा है कि क्या है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में, हम लोग हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज करते हैं। जबकि डब्ल्यूडी मेथड में हम लोग हमेशा किसके ऊपर चार्ज करते हैं? ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स। दैट मींस कि कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचता है उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी बुक वैल्यू। उसी को हम लोग हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब रहा बात कि इसका एनुअल डेप्रिसिएशन, मतलब साल का, जैसे एक एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होता है, 1 साल का एनुअल डेप्रिसिएशन, हर साल जो एनुअल डेप्रिसिएशन होगा कैसा रहेगा? इसमें क्या रहता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ। ये क्या रहेगा? इसका पहले बताए कि डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें क्या रहता है? वो अमाउंट डेप्रिसिएशन का हमेशा सेम रहेगा। दैट मींस कि अगर फर्स्ट ईयर में 10,000 डेप्रिसिएशन हुआ था, तो सेकेंड ईयर में 10,000 होगा, थर्ड ईयर में 10,000 होगा। ऐसे ऐसे करते करते कंटिन्यू जब तक उसका लाइफ है, 10 साल का अगर लाइफ है या 5 साल का लाइफ है, तब तक उसको सेम अमाउंट से ही डेप्रिशिएट होता है, सेम अमाउंट का ही डेप्रिसिएशन होता है। जबकि डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या होता है कि ये हर साल कम होता चला जाता है, कि अगर फर्स्ट ईयर में 10,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, तो नेक्स्ट ईयर में 9,000 का डेप्रिसिएशन होगा, उस तरह से 8,000 का डेप्रिसिएशन होगा, 7, ऐसे रिड्यूस होता चला जाता है। उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स नहीं होता, हर साल क्या होता है? डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता चला जाता है, रिड्यूसिंग फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, तो रिड्यूस एवरी ईयर। जबकि इसमें क्या होता है? रिमेन फिक्स्ड, यानी कांस्टेंट रहता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, 4 नंबर में क्या बोला है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है? जो अमाउंट, जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो लोअर होता है। जबकि डब्ल्यूडीवी मेथड में इसका क्या होता है? इसका जो अमाउंट होता है हायर होता है, फिर धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में। ठीक है बच्चों, 5th नंबर में क्या बोला है? वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? जो एसेट्स होता है, जो फिक्स एसेट्स होता है, उसका वैल्यू 0 हो जाता है एक सर्टेन लाइफ के बाद। जैसे कि 5 साल का लाइफ है या 10 साल का लाइफ है, उसके बाद उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, कंप्लीटली 0 हो जाता है। ठीक है, तो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो जाता है। जबकि डब्ल्यूडीवी मेथड में ऐसा नहीं होता है, 0 नहीं होता है, कुछ वैल्यू
मतलब रहेगा जरूर, ऐसा नहीं जीरो नहीं हो जाएगा, नील नहीं होगा, ठीक है। तो नॉट कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, ये ध्यान रखना है। 6 नंबर में क्या है कि ये मेथड जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ज्यादातर किसके लिए सुइटेबल है, किस टाइप का नेचर का एसेट होगा जिसमें ये मेथड हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर। तो ये एप्रोप्रिएट या सुइटेबल फॉर किस कौन सा एसेट्स के लिए, एसेट्स विथ नेग्लिजिबल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कि मतलब वो एसेट्स जिसमें रिपेयर और मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ता। बहुत सारा ऐसा एसेट होता है जिसको टाइम टू टाइम रिपेयर करना होता है, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना पड़ता है। दैट मींस कि जो वो अगर वो एसेट्स है जिसका रिपेयर और मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हायर है, वो केस में हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो नहीं करते। हम लोग वही वाले फिक्स एसेट्स को फॉलो करेंगे जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे जिसका जो मेंटेनेंस और रिपेयर ना के बराबर, मेंटेनेंस लगता ही नहीं है, रिपेयर भी नहीं लगता है, वो बस एक बार इंस्टॉल किए या एक बार इसको यूज किए और उसके बाद कंटिन्यू वो चलता रहेगा विदाउट रिपेयर और मेंटेनेंस का। तो कैसा एग्जांपल हो सकता है, लीज ले लो, कोई चीज मान लीजिए आप जो एसेट्स को लीज पर दे रहे हो तो उसका भी रिपेयर और मेंटेनेंस करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। कॉपीराइट के केस में भी सेम बात है। लेकिन अगर वही बात करें कि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड हम लोग वही वाले एसेट्स में यूज करते हैं, मेथड फॉलो करेंगे जिसका रिपेयर और मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई रहता है, उसका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करना पड़ता है। जैसे कि एसेट्स हुज रिपेयर इंक्रीज एज दे गेट ओल्डर, लाइक मशीनरी व्हीकल्स। तो आप मशीन जैसे यूज करते जाओगे तो मशीन को क्या होगा, टाइम टू टाइम आपको सर्विसिंग करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसको आप रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, देख रेख करना पड़ेगा। तो देख रेख में ज्यादा खर्चा आएगा, तो वो वाले केसेस में हम लोग रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग का बेसिकली स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी WDV मेथड का ये बेसिक डिफरेंसेस है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, अब हम लोग दोनों मेथड से अलग अलग मेथड से हम लोग सम्स बनाएंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड से सम्स कैसे बनता है और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से सम्स कैसे बनता है, ठीक है बच्चों। आज हम लोग जानते हैं डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जब स्ट्रेट लाइन मेथड से सारे सम्स कर लेंगे देन हम लोग ये रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से हम लोग सम्स बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, तो इसके हिसाब से हम लोग का एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला है, वो हम लोग जानते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन। तो क्या है फॉर्मूला इसका, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो हम लोग खरीदेंगे उसका कॉस्ट प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होगा, माइनस स्क्रैप वैल्यू, इस होल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ये हम लोग डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है और डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ये हम लोग तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब हम लोग को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा। जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा तो हम लोग अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड से ऐसे निकालेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स मेंशन किया रहेगा, जो हम लोग फिक्स एसेट्स जो खरीदते हैं उसका कॉस्ट प्राइस, और प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस मतलब वो चार्जेस होता है कि अगर आप कोई फिक्स एसेट्स खरीद के लेके आते हो तो वो लाते ही वो ऑपरेशन में नहीं आता है, वो ऑपरेट नहीं होता है। वो ऑपरेट करने के लिए पहले इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। इसको हम लोग ये वर्किंग कंडीशन बनाने के लिए जो इंस्टॉलेशन होता है, जैसे कि आप एसी खरीद के लेके आते हो तो एसी खरीदते ही आपको अब आने के बाद वो स्टार्ट नहीं होगा चलना, उसको पहले आप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको उसमें क्या होगा, कॉस्ट प्राइस जो होगा फिक्स कॉस्ट का उसमें एड अप करना पड़ेगा। प्लस अगर आप जो एसी खरीद के लेके आ रहे हो, ठीक है, अब वो एसी खरीद के लेके आओगे तो आप वो जो चीज है वो सर पे तो लेके नहीं आओगे, वो क्या करोगे आप कि आप ये किसी के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू आप लेके आओगे, यानी उसका भाड़ा कैरेज लगेगा, ठीक है। जो कैरेज लग सकता है उसका फ्रेट लग सकता है, तो कैरेज चार्जेस या फ्रेट चार्जेस, ठीक है। इसके अलावा कभी कुछ ऐसा भी होता है, बहुत सारा ऐसा फिक्स एसेट है जब हम लोग उसको बाई खरीदते हैं तो हम लोग उस वक्त क्या करना पड़ता है, हम लोग को कमीशन देना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा फिक्स एसेट होता है जो हम लोग डायरेक्टली परचेस
नहीं कर पाते हैं सेलर से, ठीक है, किसी के थ्रू हम लोग को बाय करना पड़ता है। तो किसी के थ्रू अगर हम लोग उसको खरीदते हैं तो दैट केस में हम लोग क्या करना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है। तो हम लोग को जिसे खरीदेंगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कमीशन देना पड़ेगा। वो सब जो भी एक्सपेंसेस है वो सब क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। इसका मतलब कि आपको एसेट्स, जो फिक्स एसेट्स है वो खरीदने में आपका जो भी खर्चा है, जब तक आपके जो वर्कशॉप है, जहां पे आप, ये फैक्ट्री है जहां पे आप फिक्स एसेट इंस्टॉल कर रहे हो, फिक्स एसेट रख रहे हो, जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आ रहा, जब तक वो प्रोडक्शन में नहीं आएगा, उस वक्त तक जो भी आप खर्चा करोगे वो सब ही आपका क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा, फिक्स कॉस्ट का वो पार्ट होगा। तो उसमें क्या करेंगे, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। और रहा बात स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या है कि हर एक जो फिक्स एसेट होता है उसका एक एक क्या होता है, एक वैल्यू होता है और इसका एक लाइफ होता है। जैसे कि अब मान लीजिए एक एसी खरीद के लेके आ रहे हो, तो एसी खरीद के लेके आओगे तो उसका एक लाइफ होगा कि चलो वो 5 साल चलेगा या फिर 10 साल चलेगा। तो आप 5 साल के बाद अगर आप उसको बेचते हो तो फिर कुछ तो मिलेगा, कुछ तो वैल्यू देगा वो। तो कैसा वैल्यू देगा, स्क्रैप के तौर पे, यानी रद्दी के तौर पे होता है ना, कबाड़ हो जाता है, रद्दी के भाव में इसको हम लोग बेचते हैं। तो वो स्क्रैप वैल्यू मतलब रद्दी का वैल्यू है, ठीक है। वो रद्दी जो हम लोग 5 साल के बाद या 10 साल के बाद उसका जो यूजफुल लाइफ है, जब वो एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उस पर जो हम लोग जब बेचते हैं तो जो पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो वो स्क्रैप वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर लेंगे। और इस होल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ फिक्स एसेट, जैसे कि बताए कि हर एक फिक्स एसेट्स का एक लाइफ होता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल। वो लाइफ से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके पता चल जाएगा कि हम लोग का स्टेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होता है, ठीक है बच्चों। तो ये मेथड है, ये बहुत ही ज्यादातर बता दिए कि स्टेट लाइन मेथड हम लोग का कौन मेथड, कौन किस टाइप का नेचर का एसेट्स होता है, उसमें ये हम लोग एप्लीकेबल होता है। और ज्यादातर याद रहे बच्चों की ऐसे मैक्सिमम जो फैक्ट्री होता है या जो कंपनी होता है वो स्टेट लाइन मेथड फॉलो नहीं करता है। वो ज्यादातर कंपनी वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो करता है, ये रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड फॉलो करता है, स्टेट लाइन मेथड फॉलो नहीं करता। क्योंकि प्रैक्टिकली आप सोच के देखो कि कोई भी किसी का वैल्यू जीरो, इसमें स्टेट लाइन मेथड में क्या होता है, वैल्यू क्या हो जाता है, एसेट्स का वैल्यू जीरो हो जाता है। जबकि रियली कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। जबकि इसके ये हम लोग का जो डब्ल्यूटीबी मेथड होता है उससे वैल्यू क्या बता रहा है, उसमें जो कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन, तो उसमें क्या होता है, वैल्यू सही मायने में जीरो नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम जो कंपनी होता है ना वो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो नहीं करता है, वो क्या फॉलो करता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो करता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से जो हम लोग का एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का जो तरीका है वो आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा एक सम्स लेते हैं, छोटा सा एक सम्स लेते हैं जिसके थ्रू समझेंगे कि एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एक मशीन है, कॉस्ट ऑफ मशीन परचेस ऑन सपोज 1/4/2022 for rupees 1 lakh and freight paid rupees 10,000 and its estimated life 10 years, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी थोड़ा कैच हो जाए। इट्स एस्टिमेटेड लाइफ 10 years, स्क्रैप वैल्यू रुपीज 10,000 ऐसा दिया है। अगर बोला कि कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन, तो फिर निकालेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन, पे निकालेंगे तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो जब भी याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन जब हम लोग बनाएंगे, डेप्रिसिएशन बनाते वक्त ना अपने को दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से बनाते हो या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से बनाते हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक अकाउंटिंग, आपको ईयर याद रखना पड़ेगा, या अकाउंटिंग पीरियड या ईयर बोल लो, आपका अकाउंटिंग ईयर क्या है, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब कि कंपनी कैसा प्रैक्टिस करता है, बहुत सारा कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है, वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और एंड कब होता है,
31 मार्च, है ना, 31 मार्च एवरी ईयर। ये होता है। बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो स्टार्ट होता है 1 जैन को और एंड कब होता है 31 दिसंबर। तो ये 1 जैन को 31 दिसंबर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेंडर ईयर बोलते हैं। ये कैलेंडर ईयर है। और ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। तो डिपेंड करता है कि सम्स में आपका क्या मेंशन किया है कि बुक्स कब क्लोज होता है। ये बहुत ध्यान रखना है। जब भी हम लोग ये डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हम लोग को हमेशा फाइनेंशियल ईयर याद रखना पड़ेगा कि कंपनी कैसे क्लोज करता है, बुक्स कब क्लोज करता है, उसका बुक्स क्लोज कब होता है क्या है। तो हम लोग को जानना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, और जबकि कैलेंडर ईयर जो होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को एंड होता है। ठीक है, तो वो एक साल को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं या फिर अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। हम लोग को सबसे पहले सम्स में ये देख लेंगे कि अकाउंटिंग ईयर क्या है सम्स का। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो तभी तो ही जाके हम लोग का सम्स सही होगा, अदरवाइज हम लोग का कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा। बिकॉज डेप्रिसिएशन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रहता है, कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर ही है ये। इसमें ज्यादा जॉइंट्री में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसमें वैल्यूएशन निकालना, डेप्रिसिएशन निकालना ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें टाइम फैक्टर को कंसीडर करना पड़ता है। तो टाइम फैक्टर को कंसीडर करने के लिए आपको अब जो कंपनी का जो अकाउंटिंग पीरियड है यानी अकाउंटिंग ईयर है, बुक्स कब क्लोज होता है, अकाउंट्स कब क्लोज होता है, वो जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो बुक्स में अगर मेंशन किया रहेगा तो आपको उसके अकॉर्डिंगली वैसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लीजिए इसका अगर हम लोग को बनाते हैं, सपोज कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग ये मानते हैं कि अगर हम लोग सीबीएसई पैटर्न में अगर कुछ नहीं बोला रहता तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि अकाउंटिंग ईयर जब भी क्लोज होगा तो कैसा फॉलो होता है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। बाकी जैसे बहुत सारे बोर्ड है, जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड है, उसमें अगर कुछ मेंशन नहीं किया रहता है तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ज्यादातर सम्स में आपको इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। मैक्सिमम सम्स में मेंशन किया रहता है कि बुक्स कब क्लोज होता है। तो जैसे मान लीजिए इसमें बुक क्लोज होता है 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च को क्लोज होता है। दैट मीन्स 31 मार्च को क्लोज होता है। तो अगर मान लीजिए अगर हम लोग बनाएंगे एक ईयर कब बनाएंगे, 1 अप्रैल अगर 2022 को अगर परचेस कर रहे हैं तो एक ईयर कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा, अगर 1/4/22 को परचेस कर रहा है इसका ये अकाउंटिंग ईयर्स का अगर हम इसको क्लोज करेंगे एक साल तो कब क्लोज होगा, 31 मार्च को क्लोज होगा, 2023 को क्लोज होगा। अगर ये एक साल का बात करें तो एक साल का ये होगा। अगर 2 साल का बोलता तो फिर क्या होता, 31 मार्च 2024 होता, 2024 होता। अगर और 3 साल का बोलता तो 31 मार्च 2025। ये 3 साल का हम लोग अकाउंटिंग पीरियड होता है। बट अगर सब में अगर सिर्फ बोला है कि बस निकालने बोला कि एनुअल डेप्रिसिएशन निकालिए, तो अगर ये सब से मेंशन किया रहेगा कि कितने ईयर का बोला है बनाने के लिए। अगर नहीं बोला रहेगा तो हम लोग सिर्फ इसका एनुअल डेप्रिसिएशन अगर इसका निकालते हैं तो आपको क्या रखना पड़ेगा, उसका अकाउंटिंग पीरियड ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए इसका निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन तो क्या होगा, तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कितना, 1 लाख का अमाउंट है, कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख का है, और फ्रेट कितने का है, 10,000 का है। 10,000 का फ्रेट इसको हम लोग ऐड कर देंगे। और स्क्रैप वैल्यू कितने का है बताए थे, स्क्रैप वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। और इसका लाइफ कितने साल का है, 10 ईयर्स का लाइफ है। तो फिर 10 से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो अल्टीमेटली कितना हो रहा है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 यानी 10,000 का एनुअल डेप्रिसिएशन है। यानी हर साल 10,000 करके डेप्रिसिएशन होगा। इस ईयर में 10,000 का डेप्रिसिएशन होगा, इस ईयर में भी 10,000 का डेप्रिसिएशन होगा, इस ईयर का भी 10,000 डेप्रिसिएशन, मतलब हर साल 10,000 करके डेप्रिसिएशन होगा। अगर सम में बोलता है 3 साल का बनाने तो हम लोग को सिर्फ 3 साल के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन ऐसे अगर इसको आप देखा जाए प्रैक्टिकली तो क्या होगा कि अगर आप 1 लाख का मशीन परचेस कर रहे हो और 10 साल के बाद उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। और उसको बेचोगे आप तो कितने में बेचोगे आप, इसका स्क्रैप के तौर पे बेचोगे तो 10,000 का स्क्रैप में आप उसको बेच पाओगे। तो इस तरह से हम लोग उसका एनुअल डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट मेथड से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हम लोग सेशन बस यही समाप्त करते हैं। और इससे रिलेटेड और भी ज्यादा डिटेल्स में जानेंगे और ये लॉन्ग सम्स हम लोग लेंगे और वहां पे जानेंगे कि स्टेटमेंट मेथड से हम लोग कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे विद जर्नल एंट्री के साथ। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में मिलते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। और
अगर जो जो बच्चे न्यू जुड़े हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।